लोग का आज जेट एग्ज़ाम 26/4/2026 पेपर 1 सेट डी के सॉल्यूशन और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी है 7, 20, 47, 102, 213। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ऐड करेंगे या क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको अगला टर्म मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 ऐड करते हैं तो 20 आ जाता है। उसी तरह से 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 ऐड करते हैं तो 47 आ जाएगा। यानी कि 6 अगला टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और 6, 7, 8, 9 इस तरह से ऐड करते चलेंगे। तो 213 में अगर 2 से ऐड करेंगे और 9 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 436। इसका आंसर हो जाएगा डी। उसी तरह से ओरल को कोट किया गया है 3196 से। तो रिटेन को किससे कोट किया जाएगा ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 55222995। ऑप्शन बी होगा। जैसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ओरल का जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट में वो 15 होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 और एल का 12। तो अगर ऐड करते हैं तो 15 को ऐड करते हैं तो 6 आएगा। उसी तरह से आर को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो 6 जो है एल के लिए कोडिंग हो गया, यानी उल्टा चल रहा है। आर जो है ए के लिए कोडिंग हो गया 9 और ए का पोजीशन 1 आएगा, इसलिए आर के लिए 1 हो जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है, पहचान लेंगे इसको। उसके बाद रिटेन का देखेंगे। रिटेन जो है 23 पर होता है, तो 23 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 23 ऐड करेंगे तो आर को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। लास्ट से देखेंगे कि एन का कोडिंग जो है 5 हो जाएगा, ई का कोडिंग 9 आएगा और आई जो है 9 पोजीशन पर है तो टी का कोडिंग 9 हो जाएगा। इसलिए अंतिम से देखेंगे तो 9 9 9 5 आएगा, यानी कि ए, सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे के देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 गायों को 1200 रुपये प्रति गाय के हिसाब से बेचता है। एक गाय पर उसे 25% का लाभ होता है और पूरे लेन देन में उसे न तो लाभ होता है और न ही प्रतिशत हानि। तो दूसरी गाय पर प्रतिशत हानि कितना था ये पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कि न तो लाभ हो न तो हानि हो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट फार्मूला है कि 100 इंटू प्रॉफिट बाई 100 प्लस 2 इंटू प्रॉफिट। इस तरह से रख देंगे 1200 रुपया। तो इसमें करेंगे 100 इंटू 25, यह जाएगा 2500 और नीचे करेंगे 100 प्लस 25 इंटू 2 यानी 50 यानी 150 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.66%। इस पर सेलिंग प्राइस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन इसका ये सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कथन और कारण से है क्वेश्चन। तो कथन है कि प्रत्येक वैध तर्क एक सुदृढ़ तर्क होता है। कारण है कि एक सुदृढ़ तर्क में वैध संरचना तथा सभी सत्य आधार वाक्य होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो सही नहीं है ना, लेकिन रीजन जो है सही है। क्योंकि वैध जो तर्क होता है ना, जरूरी नहीं होता है, सुदृढ़ होना जरूरी नहीं है। क्योंकि वैध तर्क के आधार पर वाक्य झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन एक सुदृढ़ तर्क वह होता है जो वैध भी हो और उसके सभी आधार वाक्य सत्य भी हों। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। ये सही नहीं है, लेकिन रीजन सही है। ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी के समान है। एक घड़ी का कोई रचनाकार होता है, अतः ब्रह्मांड का भी कोई रचनाकार अवश्य होगा। उपरोक्त तर्क में कौन सी अनौपचारिक तर्क दोष की गई है। तो ये फाल्स एनालॉज है, मिथ्या सादृश्य है। ब्रह्मांड आते इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि ब्रह्मांड की तुलना सीधे तौर पर एक घड़ी से की गई है। जब दो वस्तु अलग अलग चीज़ों के बीच सतही समानता दिखाकर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे मिथ्या सादृश्य कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड अलग हो गया, घड़ी अलग हो गया, तो दोनों के बीच जो है तुलना जो है मिथ्या होगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा, मिथ्या सादृश्य या फाल्स एनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि निम्नलिखित पदों की बढ़ती हुई अभिप्रायता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे ए में जानवर है, बी जीवित प्राणी, सी गोल्डन रिट्रीवर और डी कुत्ता है। तो सबसे पहले इसमें जीवित प्राणी आएगा।
फिर आएगा जानवर, फिर आएगा कुत्ता, फिर गोल्डन रिट्रीवर लास्ट में आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आएगा वो BADC ऑप्शन नंबर ए में है, ये सही होगा। यानी इसमें जो है इंक्रीजिंग इंटेंशन यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। बौद्ध धर्म के अनुसार निम्न में से कौन से दो प्रमाण हैं? तो बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्यक्ष और अनुमान जो है प्रमाण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मीमांसा दर्शन के अंतर्गत दो ही प्रमाण माने गए। ज्ञान के लिए साधन या प्रमाणों को स्वीकार करता है, जो प्रत्यक्ष होता है, और अनुमान इंटरफेरेंस होता है। मीमांसा के प्रभाकर मत के अनुसार कितने प्रमाण माने जाते हैं? तो मीमांसा के प्रभाकर मत के अनुसार 5 प्रमाण माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जो है सी सही होगा। 5 प्रमाण जो है प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है और अर्थपति है। यहाँ पे 5 मीमांसा के अनुसार हैं। आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर टाइप नहीं किए हैं डाटा को, डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखे हैं। इसका जो है आंसर जो आएगा 73.33%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है, डाल दीजिएगा। किस वर्ष ग्रामीण और शहरी विद्यालय उन्नयन के बीच सर्वाधिक अंतर था? तो ये डाटा के अनुसार ही है, सॉल्व करेंगे तो 2021 में सर्वाधिक अंतर था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 11 नंबर अभी डाटा के अनुसार ही है, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ऊपर प्रदर्शित आंकड़ों को किस प्रकार के डेटा के रूप में उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पे डाटा में ईयर दिया हुआ है और किस वर्ष कितना जो है लगा है वो सब दिया हुआ है, इसलिए मात्रात्मक डाटा होगा। मात्रात्मक और असत्य समय श्रृंखला डाटा है कि समय के अनुसार जो है उसमें मात्रा को वर्गीकृत किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रशासन की दृष्टि से डिजिटल कक्षाओं में तेज वृद्धि यह संकेत देती है, तो ये ICT के बारे में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ICT आधारित शैक्षणिक सुधार रणनीति है ये। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए SMTP होता है, प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए यहाँ जो है POP3 होता है। आधा क्वेश्चन रह गया, छूट गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ABCD है, ये सही होगा। डोमेन के लिए DNS होता है और एड्रेस IP एड्रेस के लिए पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर आता है 15 में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, VPN सार्वजनिक नेटवर्क पर एन्क्रिप्टेड संचार सुनिश्चित करता है। बी, इंटरनेट वैश्विक स्तर पर बिना किसी प्रतिबंध के सुलभ होता है। इसमें 2 ऑप्शन और छूट गए हैं, टाइप करना, इसलिए इसके अनुसार जो है ए और सी सही है। इसका देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में। 16 में आते हैं कि एक विश्वविद्यालय क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करता है। इस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है। इसमें डेटा उल्लंघन और अनाधिकृत पहुंच जो होता है हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ये भी एक डाटा दिया हुआ है, उससे क्वेश्चन संबंधित है, तो यहाँ पे इसका जो है डाटा के अनुसार ऑप्शन नंबर ये सही होगा। 29% निकालेंगे तो यदि SC श्रेणी में नामांकित इसमें भी है तो इसमें 300 आएगा। सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चर कैटेगरी किस प्रकार के डेटा को दर्शाती है? तो ये नाम मात्र गुणात्मक चर होता है, इसलिए इसे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में बढ़ते नामांकन से सबसे अधिक किस बात का संकेत मिलता है? तो इसमें है कि सामाजिक न्याय नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रियान्वयन को दर्शाता है। MOOC जैसी ऑनलाइन शिक्षण विधियां स्वायत्त और स्व अधिगम को प्रोत्साहित करती है। और रीजन दिया है कि ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म एक निश्चित समय सारणी और अनिवार्य शारीरिक उपस्थिति प्रदान करते हैं। तो कथन तो सही है, लेकिन रीजन जो है गलत है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म
में शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सही है लेकिन उसका रीजन जो है गलत है। 29 निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विशेषता किशोर शिक्षार्थियों में पहचान बनाम भूमिका भ्रम संकट से विशेष रूप से जुड़ी है? तो ये एरिक्सन के अनुसार है। तो इसमें जो है व्यक्तिगत मिथक और अकाल्पनिक दर्शक का विकास होता है, इसमें इमेजिनरी ऑडियंस होते हैं, इसमें पर्सनल फेबल होता है। तो ये एरिक्सन के अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 अभिकथन ए कि किशोर शिक्षार्थियों में कक्षा के भीतर भावनात्मक अस्थिरता अधिक दिखाई देने के संभावना होती है। कारण है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स किशोरावस्था के दौरान अभी भी विकसित हो रहा होता है। इसमें दोनों सही है, रीजन भी सही है और कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अविकसित होने के कारण किशोरों में भावनात्मक अस्थिरता हो जाती है, ये सही व्याख्या है। 31 किसी शिक्षार्थी में स्वप्रभावकारिता सेल्फ एफिकेसी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो सेल्फ एफिकेसी जो है पूर्व सफलता के अनुभव और शिक्षक द्वारा मौखिक प्रोत्साहन के द्वारा जो है अधिक प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं कि एक कक्षा में लड़कों के औसत अंक जो है 52 है, लड़कियों के औसत अंक 42 है। यदि पूरी कक्षा के अंकों का औसत 46 है तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा रेशियो के अनुसार 40% आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 33 में आते हैं कि विरोध का वर्ग यानी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में उप विकल्प सब अल्ट्रेशन संबंध निम्नलिखित में से किनके बीच होता है? तो इसमें आ जाएगा ए और आई के बीच होता है। सब अल्ट्रेशन संबंध जो है यूनिवर्सल है और पार्टिकुलर है, जैसे ए और आई या ई और ओ के बीच होता है। तो यहाँ पर ए और आई होगा, ऑप्शन यहाँ जो है ऑप्शन सी सही होगा। 34 में आते हैं कि समूह संचार की स्थिति में समूह विचार ग्रुप थिंक से क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो होता है एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें समूह में सामंजस्य बनाए रखने की इच्छा के कारण अविवेकपूर्ण या तर्कहीन निर्णय लिया जाता है, इसलिए ग्रुप थिंकिंग जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विवाद से बचने के चक्कर में समूह तर्कहीन निर्णय ले लेता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, इस श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? 1, 2, 6, 21, 88 है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो आएगा 445 आएगा, क्योंकि पैटर्न देखेंगे कि 1 × 1 + 1 करते हैं तो 2 आता है। उसी तरह से 2 × 2 + 2 करते हैं तो 6 आता है। इसी तरह 6 × 3 + 3 करते हैं तो 21 आता है। 21 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो और 4 ऐड करते हैं तो 88 आता है। उसी तरह से 88 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो 445 आएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा 445। शाब्दिक प्रमाण में सानिध्य की शर्त का आशय है, सन्निधि शर्त का आशय पूछा जा रहा है। तो इसमें होता है कि शब्द जो है बिना लंबे अंतराल के समय और स्थान की निकटता में बोले गए हों, शब्दों का एक दूसरे के निकट होना, उनके बीच कोई समय का अंतर न हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सन्निधि का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, कथन है कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में शिक्षण और निर्देशन समानार्थक शब्द हैं। कारण है कि शिक्षण एक व्यापक अवधारणा है, सबसे मतलब दिया हुआ है रीजन। तो यहाँ पर ऑप्शन कथन जो है सही नहीं है, समानार्थक शब्द नहीं होता है। शिक्षण और निर्देशन दोनों जो है समानार्थक शब्द नहीं होते हैं, लेकिन इसका रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 38 में आते हैं कि अनुदेशात्मक सुविधाएं जिनमें अनुकूलनशील अधिगम एडाप्टिव लर्निंग तकनीक शामिल होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रदर्शन के आधार पर अध्ययन सामग्री की कठिनाई को गतिशील रूप से समायोजित करना, यह एडेप्टर लर्निंग है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कि एक शोधकर्ता स्नोबॉल सैंपलिंग तकनीक का उपयोग करता है। यह तकनीक प्रायः किस प्रकार के शोध में उपयोग की जाती है? तो ये जो है गुणात्मक शोध होता है, क्वालिटेटिव होता है। स्नोबॉल सैंपलिंग जो है गैर संभावित तकनीक है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से दुर्लभ आबादी के गहन गुणात्मक अध्ययन में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी से होगा, क्वालिटेटिव होता है। परिकल्पना परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी टाइप सेकंड त्रुटि है? तो टाइप सेकंड त्रुटि में असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है और सत्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, इसलिए इसे टाइप में ऑप्शन बी आएगा, सही होगा। टाइप फर्स्ट में होता है कि सत्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है और असत्य को स्वीकार कर लिया जाता है टाइप फर्स्ट में। यहाँ पे इस तरह से फॉल्स नेगेटिव है, हाइपोथेसिस से क्वेश्चन है। आते हैं 41 में कि शोधकर्ता निष्कर्ष निकालते हैं कि नई शिक्षण विधि पुरानी विधि से काफ़ी बेहतर है, यानी कि P < 0.05। हालांकि वास्तव में दोनों विधियों में कोई अंतर नहीं है। तो ये सैम्पलिंग से क्वेश्चन है, तो इसमें जो है टाइप फर्स्ट टाइप की त्रुटि है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। वास्तव में अंतर नहीं आता है कि नल हाइपोथेसिस सत्य था, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर दिया, इसलिए टाइप फर्स्ट त्रुटि है, क्योंकि असत्य को यहाँ पे स्वीकार किया है और सत्य को अस्वीकार किया है, तो टाइप फर्स्ट टाइप की त्रुटि है। वैंकूवर शैली के संदर्भ का सही वर्णन करता है, तो वैंकूवर मतलब संख्यात्मक प्रणाली को लेकर के होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं 43 में APPA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली में संदर्भ सूची में प्रविष्टि का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें सही क्रम जो होता है लेखक, वर्ष, ना शीर्षक और जनरल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब कथन है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है। अब कथन सेकंड है कि क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को पूरे वैश्विक जनसंख्या पर सामान्यकृत किया जाता है। यहाँ पे कथन फर्स्ट तो सही है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन जो है क्रियात्मक अनुसंधान के जो परिणाम जो होते हैं उसको पूरे वैश्विक जनसंख्या पर सामान्यकृत नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। कथन गलत है, इसका सेकंड कथन गलत है कि इसके जो परिणाम होते हैं कि वह स्थानीय विशिष्ट और स्थानीय परिस्थिति के लिए होते हैं। जब एक पर्यवेक्षक फोन पर व्यस्त होने के कारण किसी कर्मचारी द्वारा दी गई व्याख्या को अनदेखा कर देता है, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल बैरियर को दिखा रहा है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है व्यस्त है, इसलिए साइकोलॉजिकल बैरियर है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही, मनोवैज्ञानिक बाधा। फोन पर व्यस्त होना जो है असावधानी को दर्शाता है, जो मनोवैज्ञानिक बाधा है। अतः 46 में कथन है कि संचार अर्थ के समझौते की प्रक्रिया है। कारण है कि अर्थ शब्दों में नहीं होता, बल्कि उन लोगों में होता है जो उस शब्द का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, तो बोथ वाला ऑप्शन जो होगा वो सही है माना जाएगा, यानी कि ए, ऑप्शन ए सही है। काइनेसिक, प्रॉक्सिमिक्स और हैप्टिक्स निम्न से किसके उप प्रकार हैं? तो ये सभी जो हैं अमौखिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, क्योंकि काइनेसिक में बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है और हैप्टिक में टच को और प्रॉक्सिमिक्स में स्पीड साउंड को, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पारा लैंग्वेज में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो पारा लैंग्वेज जो होता है बोलने से है ना, बोलते समय उसका जो है स्वर है, स्पीड है, ध्वनि का
तीव्रता है और विराम कहाँ पे वो रुक रहा है, तो इसको लिया जाता है पैरा लैंग्वेज में। चलिए ऑप्शन बी सही है। 49 में आता है कि एक, ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, डायरेक्शन पूछा है। ये पहले वो डायरेक्शन पूछा तो पहले वो उत्तर दिशा में था, उत्तर दिशा मुड़ा दक्षिण की ओर, दक्षिणावर्त मुड़ा, तो इसलिए जो होगा ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर 135 डिग्री मुड़ने का मतलब है कि ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सीधा जो हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। फिर यानी वो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर वापस आ गया, जो कि फिर वो नॉर्थ साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तब वो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में होगा। आंसर जो हो जाएगा उत्तर पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन है, तर्क है कि नई साइकिल लेन पहल असफल रही क्योंकि कार दुर्घटना की संख्या में कोई कमी नहीं आई। तो कौन सा कथन तर्क को सबसे अधिक कमजोर करेगा। तो यहाँ पे जो है यातायात जो है 25% बढ़ गया है, लेकिन दुर्घटनाएं नहीं बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि साइकिल लेन ने दुर्घटना दर को स्थिर रखने में मदद की, जो इसकी सफलता है। तो यहाँ पे यातायात की मात्रा 25% बढ़ जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह से हायर एजुकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन की बात करेंगे।